विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरेन्स। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा पिछले 12 वर्ष यानी कि 2013 से लगाकर 2024 के बीच में इस यूनिट नंबर 6 यानी हेलो एल्केन हेलो एरेन्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस यूनिट नंबर 6 के सिलेबस की। तो इसमें आपको दो टॉपिक महत्वपूर्ण पढ़ना पड़ेंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये पूरा वीडियो लेक्चर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स का नामांकरण यानी उसका नोमेनक्लेचर क्या है, उसके अंदर जो CX बॉन्ड होगा उसकी प्रकृति, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हम लोग, चाहे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजेस ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन, DDT का उपयोग और उनके पर्यावरण के प्रभाव, इन सबको इस वीडियो लेक्चर में जहां पर जिस जिस वर्ष में प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हम चलते हैं इस यूनिट की तरफ। उस यूनिट का आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये यूनिट जो है, ये यूनिट जो आपकी यूनिट नंबर 6 है हेलो एल्केन हेलो एरेन्स, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्वेश्चन, ये पूरी यूनिट जो आपकी 6 मार्क्स की, कितने नंबर की है, 6 नंबर की यूनिट है, ध्यान रखना। और 6 नंबर में से 1+1 मतलब 2 तो MCQ आएंगे यानी मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहीं भी जा सकता हो, और एक 4 नंबर का इसके अंदर प्रश्न होगा। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे सीधे सन 2013 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। 2013 में क्या प्रश्न पूछा गया था, तो 2013 में आपको यहां पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्लोरोफॉर्म के निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद द फॉलोइंग। अब क्लोरोफॉर्म के आपको 2013 में जो प्रश्न आया था उसमें क्या क्या पूछा था, एक तो सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन, एसिडोन के साथ रिएक्शन, और अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल यानी फिनोल के साथ अभिक्रिया। इसके और में जो प्रश्न पूछा गया था, क्या कारण है कि हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरेन्स कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि लेस रिएक्टिविटी की बात की गई है। तो ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के अथवा में आए थे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, ये क्वेश्चन नंबर 2013 का पहला और इसी के और में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म की अलग अलग के साथ रिएक्शंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लोरोफॉर्म की अलग अलग के साथ रिएक्शन, तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफॉर्म होता क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला वो यहां पर बताया गया है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CaCl3 होता है। क्या होता है, CaCl3, मतलब इसके अंदर एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और 3 इसके अंदर क्लोरीन होते हैं। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो आप देखेंगे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, यहां पर हमने स्ट्रक्चर बना रखा जो कि आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा। अब इसका IUPAC नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये MCQ में यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों में आ सकता है। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। याद रखना है इसका नाम, हिंदी में लिखना चाहो तो इसका हिंदी में नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको इसका नाम जरूर याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ रिएक्शंस को देखने वाले हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो आपको बताई गई है सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन, जो स्क्रीन पर आ गई है। तो सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन देखें तो क्या रिएक्शन है, तो आप देखेंगे कि सिल्वर पाउडर के साथ हम देखें कि क्लोरोफॉर्म के आपको कितने मॉलिक्यूल लेना है, तो विद्यार्थियों क्लोरोफॉर्म के आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है। कितने मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना। इन 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन 6 Ag के साथ होगी। तो देखोगे यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए। कितना हो गए, 3 2 जा 6, तो 6 क्लोरीन और 6 Ag क्या बन जाएगा, 6 Ag बन जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हो गया है, तो क्या बन जाएगा, वो 6 AgCl बन जाएगा। और जो कंपाउंड बनेगा हमारा उसका नाम है C2H2। क्या बन जाएगा, C2H2। इस रिएक्शन को एक तरीके से लिख सकता है, क्या है, हम यहां लिख रहा हूं
CHCl3 प्लस 6Ag प्लस CHCl3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहां से आप 3 क्लोरीन निकाल दोगे, यहां से भी 3 क्लोरीन निकाल दोगे, हमसे 6Ag निकाल दोगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब मैं आ रहा हूं प्रोडक्ट की तरफ। तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहां क्या बचा, CH और CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा प्लस 6AgCl बाहर चला जाएगा। तो पहली रिएक्शन 2013 में जो आई थी वो आप नोट डाउन कर लेना, यहां से ये जो पूछी गई थी। आगे चलते हैं, सेकंड रिएक्शन है HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा। तो विद्यार्थियों, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप HNO3 के साथ करोगे तो यहां पर जो बताया गया उसमें क्या है कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और यहां पर देखें तो कंसंट्रेट HNO3 का OH ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके किसको बाहर निकाल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या हो गया, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो यहां लिखा हुआ है कि सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर, देखो लिखा हुआ है रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 नॉट treating क्लोरोफॉर्म विद कंसंट्रेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या लिखा हुआ है, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म को सांद्रक से उपचारित करने पर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या इसका एक और नाम है क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। बहुत बार पूछा जाता है क्लोरोपिक्रिन का फार्मूला क्या है, तो क्लोरोपिक्रिन का आप ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। अगली रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है बताई गई है एसीटोन के साथ रिएक्शन। तो देखो एसीटोन की डिटेल यहां पर दी हुई है कि एसीटोन की डिटेल क्या है। तो आप देख सकते हो कि एसीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के साथ क्रिया करने पर क्या करता है, क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है। देखो ये रिएक्शन यहां पर आ गई, क्लोरेट वाली रिएक्शन, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो हमने क्या लिखा, यहां पर एसीटोन ले लिया और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दी। तो यहां पर आप देखोगे कि जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, क्लोरीटोन। आगे चलते हैं, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के क्षारीय घोल के साथ अभिक्रिया। तो देखो फिनॉल के क्षारीय घोल के साथ अभिक्रिया करोगे तो यहां पर आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसको ए कर लेना, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। तो फिनॉल का रिएक्शन, थोड़ा सा रिएक्शन को मैं क्लियर कर देता हूं कि क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन होगी। ध्यान रखना यहां पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो 3Na और 3Cl बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में 3NaCl निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा और इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, ये CH और यहां से O ग्रुप, तो CHO ग्रुप यहां पर जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, क्या कारण है कि हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिस कम क्रियाशील होते हैं। तो विद्यार्थियों, What is the reason that haloarenes are less reacting than haloalkanes? तो इसका रीजन, हम चलते हैं आगे रीजन की तरफ। तो हेलोएल्कीन, हेलोएरेन्स हेलोएल्केन की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं, यानी कि स्टेबल होते हैं, इसलिए हेलोएल्कीन हेलोएरेन्स की तुलना में लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। देखो तीनों कारण आपको याद रखना पड़ेंगे। 3 क्या क्या कारण है ये हमने बता रहे हैं। पहला कारण है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी कार्बन हेलोजन बंध की ध्रुवीयता, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, हाइब्रिड स्टेट ऑफ द कार्बन एटम इन द हेलोजन एटम। क्लियर, यानी कि हेलोएरिस में कार्बन परमाणु की संकर अवस्था। और तीसरा दिया हुआ द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, यानी अनुनाद की उपस्थिति। ये तीनों प्रमुख कारण है जिसके बेसिस पर हम उसको क्या समझ सकते हैं, उसके स्टेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहली तो पोलैरिटी आपको दिखाई दे रहा। तो कार्बन हेलोजन बंध की पोलैरिटी की बात करें तो यदि हम पोलैरिटी की बात करें तो ध्रुवीयता अधिक होती है तो क्रियाशीलता उसी के अनुसार बढ़ जाती है। यानी जितनी अधिक पोलैरिटी होगी तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। क्यों, क्योंकि वो पोल्स में आसानी से पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उसका डायपोल मोमेंट का भी द्वारा भी समझ सकते हैं। हम क्या समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए हेलो एल्केन में CX के लिए डायपोल मोमेंट 2.0 से 2.2 के बीच में होता है। हेलो एल्केन की बात हो रही। हेलो एल्केन का मतलब सीधा सा यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग RX की, ठीक है। तो RX में क्या होगा, डायपोल मोमेंट 2.0 से 2.2 के बीच में होगा। और यदि हम बात करें हेलो एरिस की, यानी मैं बात कर रहा हूं PHX की, तो PHX में क्या होगा, डायपोल मोमेंट 1.7, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में डायपोल मोमेंट कम हो जाता है और एलिफेटिक कंपाउंड में डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता है। तीसरा कारण यहां पर जो दिया हुआ है
इसलिए क्या आपका हेलो एल्केन की ध्रुवीयता जितनी अधिक होगी वो उतने ही अधिक क्रियाशील होंगे। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, उनमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होंगे, पोलैरिटी ज्यादा होगी, ध्रुवीयता ज्यादा होगी, तो उनकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होगी। ये पोलैरिटी को हमने इस एक रिएक्शन के द्वारा बता रखा है कि Rx बॉन्ड है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हाइब्रिड स्टेट की बात करें तो हेलो एरिन sp2 संकरण अवस्था में होता है और हेलो एल्केन sp3 में होता है, एक कारण ये भी हो गया। और उसके बाद रेजोनेंस के द्वारा भी आप इसको समझा सकते हैं। रेजोनेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें पाए इलेक्ट्रॉनों के कारण इसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है। क्लियर, ये रेजोनेंस का यहाँ पर हमने एक जो एग्जांपल से रेजोनेंस का बता रखा, आप उसके द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो 2013 का प्रश्न हुआ। अब हम आगे 2014 में 2014 में एमसीक्यू पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला प्रश्न आया था, इसमें एक ही क्वेश्चन था कि C6H5N2Cl इन प्रेजेंस ऑफ CuCl और HCl, C6H5Cl बन जाता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम गटरमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आ गया हूं मैं क्वेश्चंस की तरफ। 2014 का क्वेश्चन, 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो निम्नलिखित अभिक्रिया को लिखिए, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या है, कार्बिल एमिन रिएक्शन, दूसरी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तीसरी फ्रैंकलिन रिएक्शन और चौथी फिटिंग रिएक्शन। मतलब प्रत्येक रिएक्शन एक एक नंबर की पूछी गई थी। 4 रिएक्शन आपको लिखना थी और चारों रिएक्शन कितने मार्क्स की थी, तो एक एक नंबर की थी। चलते हैं आगे। अब इसके और में क्या पूछा गया था, इसके और में था फ्रीऑन बनाने की विधि, गुण और उपयोग को लिखिए। क्या था, फ्रीऑन बनाने की विधि, गुण और उपयोग, यानी राइट मेथड ऑफ मेकिंग यानी प्रिपरेशन ऑफ फ्रीऑन, इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेस। तो आ जाते हैं हम लोग इन सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहले बात करते हैं कार्बिल एमिन रिएक्शन। कार्बिल एमिन रिएक्शन में क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा आइसोसाइनाइड किसमें बनता है, तो आइसोसाइनाइड कार्बिल एमिन में बनता है। तो कार्बिल एमिन वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरोफॉर्म एवं एलिल एमिन की अभिक्रिया कराकर एथिल आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमिन का निर्माण किया जाता है। रिएक्शन बोर्ड पे लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमने लिया यहाँ पर प्राइमरी एमिन, इसका नाम है प्राथमिक एमिन। प्राथमिक एमिन की अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, एक तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H5NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड बन गया और 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन को याद रखना, कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है कार्बिल एमिन रिएक्शन। तो विद्यार्थी अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होगा, आयोडोफॉर्म में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाएगा और इसको हम आयोडोफॉर्म परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। अब इस रिएक्शन के पास आ गया मैं सीधा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब इस आयोडोफॉर्म रिएक्शन मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिया CH3CHO ले लिया, यानी कि एल्डिहाइड ले लिया। एल्डिहाइड में क्या किया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के करवाए, तो आपको पेल येलो प्रेसिपिटेट किसके मिल जाएंगे, आयोडोफॉर्म के मिल जाएंगे। और यहां पर जो बाय प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल 3 बन जाते हैं। एक रिएक्शन और ये दी हुई है, चाहे तो आप ये वाली याद कर सकते हो, CH3CH2OH। मतलब इस रिएक्शन में हमने क्या किया, इस रिएक्शन में हमने किसको ले लिया, तो हमने यहां पर हमने रिएक्शन करवा दी किसकी, अल्कोहल की। ध्यान रखना हमने किसकी रिएक्शन करवा दी, यहां पर हमने यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी। अल्कोहल की 4 आयोडीन और 6 NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर आपको आयोडोफॉर्म बन गया, यहां पे 5 NaI बन गया, या HOONA और या 5 H2O बन जाता है। तो इन दोनों रिएक्शन में से आयोडोफॉर्म की कोई भी आप रिएक्शन याद कर सकते हो, चाहे तो आप दोनों रिएक्शन को भी याद कर सकते हो। तो ये तो आपकी होगी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन 2014 में पूछी गई थी वो फ्रैंकलिन रिएक्शन है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग जिंक का यूज करते हैं, किसका, जिंक का। अब मैं आ गया उस रिएक्शन की तरफ सीधा। फ्रैंकलिन अभिक्रिया में जिंक और एल्काइल आयोडाइड का डाई एल्काइल जिंक के तैयार किया जाता है। तो देखो हम लोग आ गए यहाँ पर फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब आपने फ्रैंकलिन में क्या देखा, तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 Br प्लस Zn, क्या बन जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Zn-Br यहाँ पर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाती है। अगली रिएक्शन फिटिग रिएक्शन, बहुत अच्छी रिएक्शन है। फिटिग रिएक्शन को एक बात ध्यान रखना, फिटिग रिएक्शन का एक और नाम जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको
कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, फिटिंग रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो आगे अब यहाँ पर क्या होता है। फिटिंग रिएक्शन यहाँ पर बताई गई है, बड़ी सरल सी रिएक्शन है। क्या इस रिएक्शन में, इसको मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि हमने 2 मॉलिक्यूल अब क्या ले लिए। देखो मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को लिख रहा हूं, मैंने 2 मॉलिक्यूल इसको ले लिया, मैंने एक मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का लिया प्लस 2Na ले लिया प्लस एक और मॉलिक्यूल मैंने यहां पर क्लोरोबेंजीन का ले लिया। ध्यान रखना, तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला पोर्शन पूरा बाहर चला जाता बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो बचा क्या है, तो विद्यार्थियों आपको क्लियर दिखाई दे रहा कि यहां पर एक रिंग तो ये बची हुई है और ये रिंग इस अगली रिंग के साथ कंबाइन हो जाएगी, तो डाइफिनिल या बाइफिनिल बना और बाय प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, प्लस क्या लिख दोगे आप सर 2NaCl बाहर चला गया। तो ये रिएक्शन यहां पर, ये वाली रिएक्शन याद कर सकते हैं, ये वाली याद कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब ये 4 रिएक्शन थी 2014 में, 2024 में। अब इसके और में क्या पूछा गया, तो इसके और में फ्रेऑन का क्वेश्चन दिया गया। फ्रेऑन बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। तो विद्यार्थियों 4 नंबर का प्रश्न है, तो आपको 4 नंबर के हिसाब से लिखना होगा। फ्रेऑन को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि फ्रेऑन को हम लोग CFC भी कहते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसको कहा जाता है। आगे देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली रिएक्शन हमने बता रखी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली रिएक्शन है। तो आप इसको याद कर सकते हो या इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्क्रीन से कुछ देर के लिए हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगली रिएक्शन दे रखी हेक्साक्लोरोएथेन की, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आ गया मैं। फ्रेऑन क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वोलेटाइल लिक्विड। क्या है फ्रेऑन, फ्रेऑन एक रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव है। फ्रेऑन इज इनर्ट इन नेचर। फ्रेऑन क्या होता है, इसका नेचर क्या होगा, इनर्ट होता है। फ्रेऑन उच्च दाब पर क्या होता है, स्टेबल होता है। फ्रेऑन इज स्टेबल हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर। अब आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। फ्रेऑन क्षोभ मंडल में से समताप अनुकूल में होता है, ओजोन परत में पहुंचता है, यानी कि ये क्या करता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है और ओजोन लेयर को क्या करता है, डिप्लेक्ट करता है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा देता है। फ्रेऑन ओजोन परत में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी द्वारा अपघटित होकर क्लोरीन को भी मुक्त कर देता है। इसी तरीके से रिएक्शन दे रही, जिससे क्या करता है, वो ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देता है और इस प्रकार से ओजोन परत नष्ट हो जाती है। अधिकांश देशों में फ्रेऑन का उपयोग बंद किया हुआ है और हम लोग जानते हैं, जरूर याद रखना कि हर वर्ष 16 सितंबर को हम फ्रेऑन दिवस, ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उपयोग इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में, रेफ्रिजरेटर और एसी में किया जाता है। इसका उपयोग रॉकेट में प्रोपेलेंट के फॉर्म में किया जाता है, ये इसके उपयोग हो गए। और इसके इफेक्ट, जो टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, तो स्किन कैंसर करता है, ठीक है, मोतियाबिंद रोग करता है, पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है और समुद्री जीवों को भी नष्ट कर देता है। फ्रेऑन का नामांकन यहाँ पर आ गया है, नामांकन ये दिया हुआ है, फ्रेऑन 11, फ्रेऑन 12, फ्रेऑन 13, फ्रेऑन 14, इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। ठीक है, तो टेबल दी हुई नॉमेनक्लेचर की। तो विद्यार्थी ये आपका हो गया 2014 का क्वेश्चन। 2014 में 2 प्रश्न आए थे, उनको हमने अभी देख लिया। अब आपको स्क्रीन पर 2015 चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों आपसे एक अनुरोध, यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। अपने क्लासमेट तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण लिखिए। क्या क्या पूछा, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और एल्कलीकरण। ये 4 रिएक्शन आपको देना है क्लोरोबेंजीन की। और इसके और में पूछा गया था क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपेंड। पहली रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ क्रिया करता है, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दूसरा दिया हुआ है, एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तीसरा दिया हुआ है, एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। और चौथा प्रश्न दिया हुआ है, एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है, यानी कि एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न टोटल पूछे गए थे आपको 2015 में। अब मैं आ गया हूं इन प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ।
सबसे पहला हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन ये रिएक्शन दी हुई है। हेलोजिनेशन में क्या किया हम लोगों ने, तो हमने यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन ले लिया, देखो हेलोजिनेशन बता रखा है। तो हेलोजिनेशन में क्या ले लिया विद्यार्थियों, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, क्लोरीन के साथ। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, याद रखना ये क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, क्लोरीन के साथ। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई, तो ध्यान रखना यहाँ पर रिएक्शन AgCl3 की प्रेजेंस में हुई है। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक क्लोरीन जाएगा, तो आपका बाय प्रोडक्ट जो होगा वो -HCl हो जाएगा। तो एक तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन बन जाएगा या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये आपका हेलोजिनेशन हो गया। अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन। अब नाइट्रीकरण से समझ में आ रहा होगा आपको कि रिएक्शन किसके साथ होगी, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी। तो बिल्कुल नाइट्रेशन में क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन लिया, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो हम वो क्या करें कि वापस इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, HNO2 में से NO2 आ जाएगा, तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगी और ऑर्थो को या पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप चढ़ जाएगा, नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद एल्कलीकरण, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा कि एल्काइलेशन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखना आप लोग। एल्काइलेशन का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होगा कि हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या CH3Cl के साथ कर रहे हैं, यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोटॉल्यून या पैराक्लोरोटॉल्यून बन जाता है। अब हम आगे केवल समीकरण लिखिए, ओनली राइट द इक्वेशंस। पहली रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद AgNO। देखो कितनी सरल रिएक्शन है। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, एक साथ आपको 2-3 रिएक्शन दिखाई देगी इसमें। अब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, तो एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो देखो एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ हुई, तो यहां से Ag को गायब करो, यहां से Br को गायब कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे, यहां से Ag को गायब करो और यहां से Br को गायब करो, क्या बन जाएगा, AgBr बाहर चला गया, तो यहां बचा C2H5, यहां बचा NO2, तो C2H5 NO2 बन जाएगा। अगली रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो क्या किया हमने, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन इसके साथ करी, तो ये आपका बाय प्रोडक्ट हो गया। मेन प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बाय प्रोडक्ट CH2Na निकल गया। उसके बाद अगली रिएक्शन एथिल ब्रोमाइड सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, तो यहां से Br निकलेगा और यहां से Na निकलेगा, इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बन गया, एक ईथर बन गया और NaBr बाहर चला गया। आगे चलते, एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ विक्रिया करेगी, तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2015 भी हम क्रॉस कर चुके हैं। अब हम आगे सन 2016 में, 2016 का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, क्लोरोफॉर्म से निम्नलिखित कैसे बनाओगे, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्या दिया, क्लोरिटॉन, फिनाइल आइसोसाइनाइड, एसिटिलीन और सैलिसिलिक एल्डिहाइड। शायद आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, 2016 का क्वेश्चन है। और में क्या होता है जब, राइट ओनली द इक्वेशन। एसीटोन इज हिटेड विद द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। उसके बाद दिया क्लोरोबेंजीन हिटेड विद द क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद दिया क्लोरोबेंजीन को ईथर के उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म करना, यानी क्लोरोबेंजीन हिटेड विद द सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। और अगला दिया एथिल ब्रोमाइड इज हिटेड विद द अल्कोहलिक KOH। अब 2016 के प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो विद्यार्थियों हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। तो पहला क्लोरिडॉन आपको बनाना है, क्या बनाना है, क्लोरिडॉन, फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो क्लोरिडॉन के लिए रिएक्शन क्या है, तो क्लोरिडॉन के लिए रिएक्शन ये रही, आपको स्क्रीन पर आ गई है। तो क्या हुआ, यहां लिखा हुआ देखो क्लोरिडॉन के बारे में। क्लोरिडॉन एक रसायन है, क्लोरिडॉन इज ए केमिकल यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव। इसका उपयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है। प्रिजर्वेटिव आप लोग अच्छे से जानते हो, जहां पर आप जैसे हम बोलते हैं कि सोडियम बेंजोएट एज ए प्रिजर्वेटिव कहां मिला जाता है, तो हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, आप लोग जानते हैं टोमेटो सॉस बनाने में, पिकल्स यानी कि अचार बनाने में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस यौगिक को क्लोरोबुटेनॉल या क्लोरोब्यूटेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। IUPAC नेम क्या है इसका, 1,1-ट्राइक्लोरो 2-प्रोपेनॉल, 1,1-ट्राइक्लोरो 2-प्रोपेनॉल। It is prepared by the reaction acetone with the chloroform in the presence of sodium hydroxide। अब इस रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं जिस रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों इस रिएक्शन की तरफ हम आ गए हैं।
देखो यहां क्या दिया हुआ है, ये है आपका एसीटोन, ठीक है, क्या है, एसीटोन। अब इसके रिएक्शन हमने किसके साथ कर दी, क्लोरोफॉर्म के साथ कर दी। तो आप देखोगे कि यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से H निकल कर आ जाएगा O के पास, तो ये बन जाएगा OH। अब यहां क्या बचा, CCl3, तो CCl3 आ गया, तो इसका नाम है क्लोरीटोन। ध्यान रखना, इसका नाम है क्लोरीटोन। चलते हैं विद्यार्थियों आगे की तरफ। अब बात करते फेनिल आइसोसाइनाइड। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन देखी थी हमने, फेनिल आइसोसाइनाइड। देखो इस अभिक्रिया का उपयोग सुगंधित एमाइन की पहचान के लिए भी किया जाता है। दिस रिएक्शन यूज्ड एज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरोमेटिक एमीन। ये रिएक्शन भी स्क्रीन पर आ गई। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी आती है। C6H5NH2 क्लोरोफॉर्म और 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH। क्या बन गया, यहां पर C6H5 NC हो गया, यानी फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रिएक्शन भी आप याद कर सकते हो, एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहां पर फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। चाहे तो आप रिएक्शन इस फॉर्म में लिख लीजिए डायरेक्ट फॉर्म में, और चाहे तो आप रिएक्शन रिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चाहे तो आप वीडियो को रोककर रिएक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आगे चलते हैं हम लोग इस रिएक्शन में। नेक्स्ट एसिडिलिन बनाना। अब एसिडिलिन बनाना बड़ा सरल है। सबसे पहली रिएक्शन थी, क्या रिएक्शन है, देखो एसिडिलिन बनाने के लिए आपने क्या किया, क्लोरोफॉर्म लिया, 6Ag लिया, वापस क्लोरोफॉर्म लिया, तो यहां पर क्या बन गया, एसिडिलिन बन जाता है। नेक्स्ट सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड के लिए क्या करोगे आप, इस रिएक्शन को रीमर-डिमान रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इस रिएक्शन को रीमर-डिमान रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, कौन सी रिएक्शन की बात करें, कह रहे क्लोरोफॉर्म से आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना है। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, एक क्लोरोफॉर्म ले लिया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH ले लिया, तो इस ऑर्थो पोजीशन पर कौन आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। अब आगे व्हाट हैपेंड देट, क्या होता है रिएक्शन की। सबसे पहले रिएक्शन एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। उस रिएक्शन को विद्यार्थियों आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। कौन सी टेस्ट कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखो रिएक्शन क्या है, उस रिएक्शन की तरफ आ गए हैं। यह रिएक्शन आपको क्लियर लिखी हुई है। अब यहां पर समझ में आ रहा होगा क्या रिएक्शन, उस रिएक्शन को मैं समझा देता हूं। तो देखो रिएक्शन दी हुई है कि आपने क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल ले लिया, 3I2 ले लिया और 4NaOH ले लिया, ठीक है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर CH3COONA। इसको यदि हम लिखे ना ढंग से, तो ये आपका बना CH3COONA बन गया, क्लियर। और यहां पर आपका मेन प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है आयोडोफॉर्म, ये और ये आपका बाय प्रोडक्ट रहेगा। चलें आगे, नेक्स्ट रिएक्शन। अगली रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म किया जाए। तो व्हेन क्लोरल आल्सो नोन एज ए ट्राइक्लोरोएसिटिलेट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको ट्रीटेड क्लोरोबेंजीन के साथ कर रहे हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन को ट्राइक्लोरोएसिटिलेट के रूप में अभिकृत किया जाता है, तो यहां पर रिएक्शन दी हुई है, देखो क्या दिया हुआ है, इस रिएक्शन को समझ लो। ये रहा, क्लोरोबेंजीनेटेड विद द क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बन रहा है पता आपको, ये रिएक्शन है मैन, तो DDT क्या बन रहा है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, इस प्रोडक्ट का नाम है DDT बनता है। ये आपका क्या है, इसका नाम है क्लोरल। ध्यान रखना क्या है, क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला CCl3CHO। ये एल्डिहाइड से किस प्रकार चेंज है, किस प्रकार डिफरेंट है, तो एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। तो यहां पर आप देखोगे 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन आ जाते हैं। इसके रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराओगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट H2 निकल गया, और ये जो प्रोडक्ट बना आपका DDT। क्या बना, DDT। अब DDT क्यों कहते हैं इसको, तो विद्यार्थी देखो DDT कहने का उसका एक मूल कारण क्या है, उसकी तरफ भी चलता हूं, इसके नाम को मैं बताता हूं। देखो इसका नाम है डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, फिर अगले डी से डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो, कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए आप क्या लिखते हो, एथेन, तो इसका नाम हो जाता है DDT। लिखा हुआ 111
ट्राइक्लोरो, ये देखो 111 ट्राइक्लोरो, 2 बिस पेरा क्लोरो फेनिल एथेन और DDT भी इसको हम लोग कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में गर्म करना है। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन ले लिया और यहां पर आप क्या करोगे, ईथर की उपस्थिति में आप रिएक्शन करवाओगे, ठीक है। तो अब रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन की ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवा। तो क्या बन रहा, अभी हमने देखा था, इसको फिटिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और एक एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी, तो एल्कोहलिक KOH में क्या होगा, इस रिएक्शन को मैं आपको बता देता हूं, फिर हम 2017 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, CH3CH2Br, यहाँ से Br निकला, यहाँ से K गया, KBr चला गया, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से जाएगा OH और यहाँ से जाएगा H, यहाँ से एक H जाएगा, तो क्या बाहर चला गया H2O, क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम लोग एथेन बोलते हैं। तो विद्यार्थियों ये तो हम 2016 तक आ गए। अब हम चलेंगे 2017 की तरफ कि 2017 में कौन कौन से प्रश्नों को पूछा गया है। तो अब हम आ रहे हैं 2017 की तरफ। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या समझा है। तुमने 2013, 2014, 2015 और 2016 4 साल तक के पेपर यहाँ देख लिए। अब हम 2017 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो पढ़ा आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम चल रहे नेक्स्ट सेगमेंट में वीडियो के। विद्यार्थियों अब हम आ गए हैं 2017 की तरफ, और 2017 की तरफ जो MCQ पूछा गया था उस MCQ के पास मैं आ रहा हूं। MCQ पूछा गया था यहाँ पर कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है। तो आप अच्छे से जानते हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला ये दिया हुआ है। तो आपको या तो इस फार्मूले को लिख देना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से रिंग बनाकर यहां पर N डबल बॉन्ड NCl को लिख सकते हैं। ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, यानी उसका सूत्र होता है। तो ये MCQ पूछा गया था 2017 में। अब 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न जो नंबर था प्रश्न क्रमांक 15 था। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, उस प्रश्न को मैं रीड आउट कर रहा हूं और उस प्रश्न के बारे में फिर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। पहले हिंदी में देख लेते फिर इंग्लिश की तरफ चलेंगे। यहां पर दिया हुआ एक अल्कोहल A लिया, क्या ले लिया, एक अल्कोहल A ले लिया, और उस अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ की गई, H2SO4 के साथ की गई। तो वो क्या बनता है, एल्किन B बनता है। तो क्या कहा गया कि आपने जो पहला रिएक्टेंट है वो अल्कोहल है, पहला रिएक्टेंट अल्कोहल है, उसको A माना, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ की, तो यहां पर क्या बन गया, आपका B बन गया। फिर B को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहां ब्रोमीन वाटर में प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक यानी कि जो कंपाउंड आपको ऑब्टेन होगा उसकी रिएक्शन फिर सोडामाइड के साथ करें, और सोडामाइड के साथ करने पर यहां पर उसका हुआ विहाइड्रोजनीकरण, और विहाइड्रोजनीकरण करने पर यौगिक आपको यानी नया कंपाउंड C ऑब्टेन हो गया। फिर इस C को HgSO4 की उपस्थिति में H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराई और आपको एक नया कंपाउंड D ऑब्टेन हो गया। तो आपको यहां पर एक तो A, दूसरा आपको B, तीसरा C और D, चौथा, यानी इन चारों कंपाउंड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के हम आंसर की तरफ अभी चलने वाले हैं। तो देखो पहले इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम रीड आउट कर लेते हैं। एन अल्कोहल A on reaction with concentrated H2SO4 to give an alkene B. B react with यानी bromination with sodamide give dehydrogenated compound C, and C on reaction of H2SO4 in presence of HgSO4 the compound give D. Identify ABCD. तो विद्यार्थियों यहां पर आपको रिएक्शन की तरफ में सीधा लेके आ गया हूं। तो उनमें क्या कहा गया, सबसे पहले जो रिएक्शन बताई गई है उस रिएक्शन को मैं बताने जा रहा हूं। ये आपको स्क्रीन पर रिएक्शन दिखाई दे रही है, इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। क्या कहा गया, आपके पास कोई कंपाउंड A है, ये हमने A ले लिया, प्रोपेन 2 ऑल, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इस 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ हुआ, H2SO4 के साथ हुआ। तो देखो जब H2SO4 के साथ इस 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हुआ ना, तो आपको क्या बन रहा, ऑब्टेन हो रहा, उसकी तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो विद्यार्थी यहां से OH ग्रुप बाहर जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो माइनस क्या हो गया, H2। अब
ये हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन यहां पर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करके चला जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिला वो CH3 ऐसा कैसा ही आ गया, यहां पर CH आ गया और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में क्या मिल गया आपको, CH2 मिल जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपको एक प्रोपीन यानी कि B आपको यहां पर ऑब्टेन हो गया। तो A से हमें क्या मिल गया, B मिल गया। फिर आगे क्या रिएक्शन कहेगी कि भैया B का रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ में करते हैं, ये कहा गया है। क्लियर है? ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और सोडामाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो आपने B लिया, इसका रिएक्शन Br2 के साथ कर दिया। अब आप जानते हो ना जब Br2 के साथ रिएक्शन होगा तो एक एडिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? एडिशन यानी योगात्मक अभिक्रिया है। तो यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और एक Br तो इस पहले वाले कार्बन पर आ गया और अगला Br दूसरे वाले कार्बन पर आ गया। तो आप देखोगे यहां पर 2 Br आ गए, कंपाउंड का नाम बन गया 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन बन गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका B यहां तक आपको ऑब्टेंड हो गया। अब मैं चल रहा हूं आगे इस B से। अब आपको ये जो B अभी B नहीं मिला, ध्यान रखना। B से हम आए यहां पर 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन बना। अब इस 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन हमने किसके साथ कर दिया, सोडामाइड के साथ कर दिया। देखो सोडामाइड का फार्मूला क्या है, तो सोडामाइड का फार्मूला होता है NaNH2। इसको बोलते हैं सोडा एमाइड। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है सोडा एमाइड। ध्यान रखना, इसको सोडामाइड बोल देते हैं, कंबाइंड फॉर्म में। तो अब आपको जो कंपाउंड ये मिला, इसका रिएक्शन NaNH2 के साथ में होगा। तो देखो रिएक्शन बड़ी अच्छी है। क्या रिएक्शन है, उस रिएक्शन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। तो यहां से एक Br निकला और यहां से एक H निकलेगा, फिर यहां से Br निकला, यहां से एक H निकलेगा। तो क्या बन गया, HBr और HBr। तो कितने HBr बाहर चले गए, यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ HBr चले गए। अब क्या बचा, तो यहां बचा CH3, यहां बचा C और यहां पर हाइड्रोजन चला गया, यहां पर भी एक हाइड्रोजन चला गया। तो इन दोनों के बीच में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आइन। कितने कार्बन है, तो 1 2 3, तो इसको प्रोपाइल नाम दे दिया। अब आपका कंपाउंड बन गया है तो C। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड हम कहां से चले थे, A से चले थे, A से B पर आए, B से C पर आए और C से हम लोग आगे D के पास। अब C से हम लोग D के पास चल रहे हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अब आपके पास प्रोपाइन बन गया, इसका आपने क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया विद्यार्थियों, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। बताता हूं आपको मैं। अब जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस होने पर क्या हुआ, तो देखो यहां पर आपके पास जो बना है वो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बना। अब आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब हिंदी में बोलते हैं जल अपघटन करना है। जल अपघटन करोगे किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करोगे। अब भैया रिएक्शन होगी क्या, तो देखो बड़ी सरल सी रिएक्शन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो इस तरीके से यहां पर आकर जुड़ जाता है। अरे सर ये क्या हुआ, अरे भैया इसको देख लो क्या हुआ। देखो यहां समझो ये क्या हुआ, तो मैं समझा देता हूं। देखो मैंने वापस लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर आया O, यहां पर आया H2। क्या बन रहा है, तो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि सर यहां CH3 है, यहां पर क्या है, तो यहां CO है और यहां सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या आ जाएगा, ये देखो C2 और एक 3 हाइड्रोजन, CH3 बन गया। तो आपका जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, एसीटोन, आपको ऑब्टेन हो जाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक यदि हम कहें तो ये 2017 का प्रश्न है। तो यहां तक आपको मामला क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं 2017 के अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न, इसके और में क्या प्रश्न आया था, देखो और में बहुत अच्छा सा प्रश्न दिया हुआ। अब यहां पर दिया हुआ आइडेंटिफाई ABCD, आपको ABCD को पहचानना है। 2017 का जो प्रश्न आया था और वाला, वो भी शानदार प्रश्न था। अब स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूं। आइडेंटिफाई ABCD को पहचानिए। अब देखो ABCD को जब पहचानना है ना, तो क्या कह रहा है उसमें रिएक्शन की तरफ आपको ले चलता हूं और यहाँ पर ABCD को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थी उसने कहा कि यहाँ C2H5Br लिया, उसका रिएक्शन KOH के साथ किया। तो अब अच्छे से आपको दिख रहा है सर यहां तो ये KBr बाहर चला गया, तो यह बचा क्या, तो A जो आपका बचा हुआ है वो बचा हुआ है C2H5OH। यह आपको दिखाई दे रहा, C2H5OH आ गया, A बन गया। अब इस A का रिएक्शन CaOCl2, इसका नाम याद है आपको, क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर।
और ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म में? अल्कोहल के साथ कराते हैं। तो वहां पर क्या निकलता है? कैल्शियम क्लोराइड निकलता है। फिर इसका नाम क्या है? आप अच्छे से जानते हो, कैल्शियम फॉर्मेट, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो जो आपको बी यहां पर ऑब्टेन होगा वो आपका क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। अब आपको अंडरस्टैंड आ गया? अब यहां पर क्या करते हैं, जब इस बी का रिएक्शन एजी के साथ किया जाता है तो भैया आपको अच्छे से पता है कि क्लोरोफॉर्म हम लोग लेते हैं, फिर इसका रिएक्शन 6 सिल्वर के साथ करते हैं। बहुत बार रिएक्शन आ चुकी है। फिर यहां पर भी हमने CaCl3 लिखा, तो यहां से ये गायब हुआ, यहां से ये गायब हुआ और यहां से ये चला गया। तो भैया 3 क्लोरीन और 6 Ag, तो क्या बन गया? 6 AgCl बन गया। तो विद्यार्थियों बचा क्या है? तो एक तो ये बचा हुआ है और एक ये बचा हुआ है। तो क्या बचा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है। तो ये देखो C आपका ये बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसका आपने क्या कर दिया, यहां पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में Hg पॉजिटिव की रिएक्शन करवा ली और प्लस H2O कर दिया। तो सर ये बन क्या रहा है? अरे भैया इसको भी देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो देखो रिएक्शन बड़ी सरल सी है यहां पर। अब आपके पास में क्या है कि सर हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो अब मैं क्या करूं? तो देखो यहां पर रिएक्शन प्लस H2O लिखा, तो सर मैं H2O के साथ रिएक्शन करवा दूं क्या? तो बिल्कुल आप H2O के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। अब H2O के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो बन क्या रहा है? देखो H2O के साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हो ना तो उस रिएक्शन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। देखो इस H2O के पास जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो H2O की तरफ मैं ले चलता हूं। यहां पर आएगा, ध्यान रख लेना, यहां पर आएगा H2, यहां पर आएगा O। अरे सर क्या बन गया? देखो भैया CH3, तो सर ये CH3 है। यहां पर क्या है? तो सर CHO है। क्या बन गया? इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। तो आई होप ये 2017 का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर अब हम आ गए हैं सन 2018 में, 2018 की तरफ आ गए और 2018 में क्या प्रश्न आया था उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विद्यार्थियों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट। देखो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? वायु और सूर्य के प्रकाश का प्रभाव आपको यहां पर बताना है। अगली रिएक्शन दे रही उसने रिमर टिमान रिएक्शन, यानी राइमर टाइमर रिएक्शन या रिमर टिमान रिएक्शन भी कह रही थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा और क्या दिया? एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करिए। पहली रिएक्शन क्या है? तो पहली रिएक्शन दे रखी कि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित की अभिक्रिया है। पहली है अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन द डार्क। चाहे तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। और अगली दी है फिटिंग रिएक्शन। कौन सी? फिटिंग रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग देखने वाले हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग स्क्रीन पर। तो देखो क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया। पहली इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट, वायु और सूर्य के प्रकाश का प्रभाव। अब आपको यहां दिख रहा है कि जब हम वायु और सूर्य के प्रकाश के प्रभाव की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश और वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक टॉक्सिक गैस जिसका नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पर? फॉस्जीन, यानी कार्बोनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब राइमर टाइमर रिएक्शन क्या है? देखो रिमर टिमान रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? NaOH और फिनॉल के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शन मैंने यहां पर आपको बता रखी है। देखो पहली रिएक्शन इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट, वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन। तो यहां पर क्या है ये आपको दिख रही है क्लोरोफॉर्म। विद्यार्थी यहां पर थोड़ा सा गलत शब्द गया है, इसको हटा देना, इसको मैं डार्क कर देता हूं, ठीक है ना। ये यहां पे नहीं है, फॉस्जीन गलत प्रिंट हो गया। तो यहां पर आपने क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल लिए, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी। तो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगा तो ये यहां पर बन जाता है क्या? इसका नाम है फॉस्जीन। ध्यान रखना इसका नाम क्या है? फॉस्जीन नाम हो जाता है इसका। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है? फॉस्जीन नाम हो गया, तो इसका नाम फॉस्जीन हो जाता है।
बिल्कुल क्लियर है। अगली रिएक्शन राइमर टीमन रिएक्शन। देखो अब रिमर टीमन रिएक्शन क्या कहती है, ये रिमर टीमन रिएक्शन है, आपको अच्छे से याद करना है विद्यार्थियों। इस रिएक्शन को तो आप याद कर ही ले, क्योंकि इस रिएक्शन आप देख रहे हो कि अभी हमने 2013 से चलकर हम 2017-18 तक आ गए, आप लोगों को ये रिएक्शन कितनी बार टकराई है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, फिनॉल लिया, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ 3 मॉलिक्यूल NaOH के लिए, तो यहाँ पर ऑर्थो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आगे हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाओं को, निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या करें, यानी रिएक्शन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन डार्क, और अगली दे रखी फटीग रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन को समझ लेते हैं। ये पहली रिएक्शन मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया हूं, क्लोरोबेंजीन यानी Cl2 की रिएक्शन FeCl3 इन डार्क, यानी डार्क यानी कि अंधेरे में FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ की जाती है, तो क्या बनता है। तो देखो यहाँ रिएक्शन आ गई, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर FeCl3 इन द फॉर्म ऑफ, ये रिएक्शन दे रखी विद्यार्थी। इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम, इस रिएक्शन में क्या होगा कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्लियर, ये रिएक्शन आ गई। दूसरी फटीग रिएक्शन, और फटीग रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो फटीग रिएक्शन में आप देख रहे हो कि 2 मॉलिक्यूल हमने क्लोरोबेंजीन के लिए, और यहाँ पर उसका रिएक्शन सोडियम के साथ हुआ, तो ये दोनों Cl Na के साथ निकल गए, तो 2NaCl चला गया, और ये दोनों रिंग क्या होगी, कपल्ड होगी, जुड़ गई, तो डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं आ गया हूं 2019 की तरफ। विद्यार्थियों एक जानकारी आपको मैं ये भी दे दूं कि ये जो आप हम लोग 2013 से लगाकर 2024 तक के प्रश्नों को देख रहे हैं, ये प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, ठीक है। वो लिंक पर यदि आप क्लिक करोगे ना, तो इस प्रश्नों का पूरा PDF वहां पर अवेलेबल है, मतलब पूरा हमने वहां पर उसको तैयार किया। उस लिंक में PDF ने तो नहीं कह सकता, पर वो लिंक पर सभी प्रश्नों के उत्तर ईयर वाइज जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा वहां पर मैंने सेट किया हुआ है। ये आपका खुद का एक ब्लॉगिंग साइट है, तो उसका भी नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहां पर आप जाके क्लिक करेंगे तो आप इन सब प्रश्नों को वहां पर देख सकते हैं। वहां पर इस यूनिट के अलावा जितनी आपकी 10 यूनिट है, 200 यूनिट का समावेश वहां पर किया गया है पिछले 12 वर्षों के प्रश्नों का, और साथ में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ का भी हमने वहां पर एक लिंक तैयार कर रखी यूनिट वाइज। हर यूनिट के लगभग 50 से 60 या 70 MCQ हमने तैयार कर रखे हैं। यदि आप उनको पढ़ोगे तो निश्चित ही आप वहां से आपको सफलता मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए और आप वहां पर जाके इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग, MCQ क्या आया था। MCQ पूछा गया था विद्यार्थियों कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है। तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये दिया हुआ है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है। चलते हैं आगे। अब प्रश्न क्या आया था, देखो प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है। हाउ डज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर्स इन एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती है। गिव इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म, आप रिएक्शन मैकेनिज्म को भी समझाइए। और आगे क्या दे रखा है, हिंदी में कहें तो एल्काइल हैलाइड में नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि को लिखिए। विद्यार्थियों अगला प्रश्न इसके और में क्या आया था, व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, और इस विलोपन अभिक्रिया से संबंधित साइट्जफ रूल को भी समझाइए। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर हो गए। ये प्रश्न 2019 का है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको कहा वहां जाके आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन तो आप मेरे साथ यहाँ पर देख रहे हैं। एक और अनुरोध, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपके क्लासमेट तक इस वीडियो की लिंक को या चैनल के लिंक को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कराएं कि हम और किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्योंकि आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा बने रहें। विद्यार्थियों अब आ गए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके प्रिंसिपल की तरफ। तो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्या होता है, एल्काइल और एसाइल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है। हमने कहा इन एल्काइल एंड एसाइल हैलाइड द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन इज पोलर इन नेचर। क्लियर, द हेलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बन। हम लोग जानते हैं हेलोजन कार्बन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। इस कारण से क्या होता है, टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की उसमें कैपेसिटी होती है। एज अ रिजल्ट द हेलोजन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज,
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हेलोजन के ऊपर ऋणात्मक आवेश हो जाता है और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहां पर दिया हुआ है। Hence the carbon becomes prone to nucleophilic attack, और इसी तरीके से कार्बन न्यूक्लियोफिलिक हमले के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो विद्यार्थियों 2 टाइप्स की होती हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो। पहली SN1 और दूसरी SN2। देयर आर 2 टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 मुख्य प्रकार होते हैं, SN1 और SN2 प्रकार होते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होती है, देखो बहुत अच्छा सा दिया हुआ है, आप चाहे तो यहां से नोट डाउन कर लीजिए, यहां से आपका एक डिफरेंस भी तैयार हो जाएगा। तो SN1 रिएक्शन क्या होती है, तो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 चरणों में चलती है। खास बात आगे देखते हैं, कार्बन हेलोजन बंध टूटता है तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक रिजल्टिंग इन द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, यानी कार्बोकैटायन का वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। आगे दिया हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक द कार्बोकैटायंस फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड, और न्यूक्लियोफिलिक कार्बोकैटायन हमले के लिए तैयार हो जाता है, जिसके कारण एक नया बॉन्ड वहां पर फॉर्म हो जाता है। मोस्टली ऑकर टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जनरली SN1 जो रिएक्शन होती है ना, उसकी खास बात ये यहां पर हमने आपको बताई है, ये जरूर आप याद रखें। क्या है कि अधिकांश मोस्टली ऑकर इन टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यानी अधिकांशतः यह तृतीयक और द्वितीयक अल्काइल हैलाइड में होता है। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि सर क्या बात है, तो SN1 रिएक्शन जो होती ना, वो 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब 3 डिग्री और 2 डिग्री में जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो SN1 सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। चलते हैं आगे। आगे यहां दिया हुआ है यूनिमॉलिक्यूलर एंड फॉलोअर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक आणविक और प्रथम क्रम गतिकी का अनुसरण करती, मतलब ये रिएक्शन क्या होती है, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और एक आणविक का मतलब होता है पहली स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल का पार्टिसिपेशन होता है। अभिक्रिया की गति एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि द स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आगे चलते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि। तो देखो SN1 अभिक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, हम लोग जानते हैं। इन फर्स्ट स्टेप यहां पर बताई गई, ये देखिए पूरा फर्स्ट स्टेप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन फर्स्ट स्टेप द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्लोली ब्रेक। पहले चरण में तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कार्बन हेलोजन बंध धीरे धीरे विषम अपघटनी रूप में टूटता है, यानी उसमें हेट्रोलिटिकली फ्यूजन होता है ना, टूट जाता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप यहां देखिएगा, ये स्क्रीन पर रिएक्शन दिखाई दे रही है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है, कौन सा, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक हो गया तो हम लोग जानते हैं Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और Br के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जब ये कुछ हो गया तो इसके बाद क्या होगा, तो देखो अब आगे हम स्टेप सेकंड की तरफ, मतलब इस कार्बोकैटायन का इस्तेमाल हम स्टेप सेकंड में करेंगे। तो द कार्बोकैटायन फॉर्म्स कंबाइन रैपिडली विद द न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज द OH टू गिव द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल। मतलब हम क्या करें कि चरण सेकंड में बनने वाला कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिलिक अर्थात OH के साथ में तेजी से संयोजित होता है और तृतीयक ब्यूटाइल हैलाइड बनता है। मतलब ये जो कार्बोकैटायन है, ये किसी न्यूक्लियोफाइल यानी OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्काइल बन जाएगा। इसको हम SN1 रिएक्शन बोल देते हैं। अब स्लो स्टेप इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हम लोग जानते हैं कि हम अभिक्रिया की दर यानी रेट डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, स्लो स्टेप से कर सकते हैं। तो यहां पर अभिक्रिया की दर का आप निर्धारण कर सकते हैं। अब काइनेटिक ऑफ SN1 रिएक्शन, ध्यान रखना SN1 रिएक्शन की काइनेटिक क्या है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शियरी अल्काइल हैलाइड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो आई होप आपको SN1 क्लियर हो गई होगी। अब SN2 की तरफ चलते हैं। SN2 जो अभी हमने SN1 को कहा कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। तो SN2 जो होती है वो इसकी जस्ट अपोजिट सिंगल स्टेप की रिएक्शन, कितने स्टेप की, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। तो सिंगल स्टेप प्रोसेस दैट इज द कंसंट्रेट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक द partially positive carbon atom that is bonded to the halogen CX bond breaks simultaneously and the halogen leaves the molecule। यानी एकल चरणी प्रक्रिया यानी समन्वित अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक आंशिक रूप से धनात्मक कार्बन परमाणु पर हमला करता है जो हेलोजन से बंधा होता है। CX बंधन एक साथ टूटता है और हेलोजन अणु को छोड़ देता है।
मोस्टली ऑकर इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये अभिक्रिया सामान्यतः प्राथमिक और द्वितीयक अल्काइल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन एंड फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। द स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द बोथ द न्यूक्लियोफिलिक एंड हेलो एल्केन्स। वहां पर सिर्फ हेलो एल्केन्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब अभिक्रिया को देखो यहां समझ लेते हैं। बहुत अच्छा सा हमने रिएक्शन तैयार करी आप लोगों के लिए। अब इस रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। देखो हुआ क्या, आपके पास में एक मिथाइल ब्रोमाइड है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इस न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया। सर बैक साइड क्या होता है? अरे रिएक्शन में अटैक आगे से होता है, इसमें अटैक पीछे से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक साइड अटैक। अब बैक साइड अटैक हुआ तो ये कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 वैलेंसी पूरा किए हुए हैं पहले से। अब इस OH ने आकर इस कार्बन को डिस्टर्ब करना चालू कर दिया। अरे भैया डिस्टर्ब करेगा तो क्या करेगा, ये नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जबरदस्ती घुसपैठ कर रहा है तो नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर कार्बन और OH के बीच में आपको ये बंध जो है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इसको नोटेशन कर देता हूं। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और रेड कलर से बता देता हूं कि CBr बॉन्ड जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली, यानी बंध का टूटना और बंध का जुड़ना दोनों साथ साथ में चलता रहता है। अब ये Br यहां से भैया बाहर भग जाता है और OH जुड़ जाता है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? मिथाइल अल्कोहल का। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो गई। क्लियर आपको? अब काइनेटिक ऑफ SN1 रिएक्शन, थोड़ा मैं बोर्ड से हट जाता हूं ताकि आप काइनेटिक पढ़ सकते हैं। मैं आपको वैसे हिंट बता रहा हूं। SN2 रिएक्शन जो होती है उसमें अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों पर रिएक्शन डिपेंड करती है। इसका मतलब हो गया कि दो पर डिपेंड कर रही है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक और एक अल्काइल हैलाइड। तो इसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये लिखा हुआ द्वितीय क्रम की अभिक्रिया हम लोग इसको कह सकते हैं, द्वितीय क्रम की अभिक्रिया का कहा जा सकता है। क्लियर है? अब हम आ गए यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ। तो विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, इससे संबंधित सेट बताइए, तो भैया उसी की तरफ देख लेते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज मेनली यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके पास एक संतृप्त यौगिक होता है ना, उस संतृप्त यौगिक से असंतृप्त यौगिक में जो परिवर्तन होगा उसी का रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रिया। तो यहां आगे देखते हैं, विलोपन अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया जिसका उपयोग मुख्य रूप से संतृप्त यौगिक से असंतृप्त यौगिक में, यानी कि जहां पर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते उनको डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनाने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन, यहां पर देखिए इस रिएक्शन को आप क्लियर से समझ जाओगे। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया। तो विद्यार्थियों आपके पास एक कंपाउंड है CH3, दूसरा CH2 और Br। क्या कंपाउंड लिया आपने? यहां लिख देता हूं मैं CH3 CH2 Br आपने ले लिया। अब क्या हुआ, तो ये आपको ऐसा कंपाउंड दिखा। इसका रिएक्शन किसके साथ कराया? तो सर इसका रिएक्शन KOH के साथ कराया, जो कि एक अल्कोहलिक मीडियम है। कौन से मीडियम में? अल्कोहलिक मीडियम में। तो देखो पहली रिएक्शन तो क्या हुई, पहला तो आपका ये बाहर चला गया, क्लियर है। अब दूसरा क्या बाहर जा रहा है, दूसरे की तरफ मैं चलता हूं। तो यहां से आप एक हाइड्रोजन निकालो और यहां से एक OH को निकालो, मतलब बाहर क्या चला गया? H2O चला गया, क्लियर। तो क्या बचा? तो सर यहां पर बचा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका कंपाउंड बन गया। बाहर क्या निकला? तो KBr और H2O निकल जाता है, क्लियर। तो ये आपका एक कंपाउंड तैयार हो गया। विलोपन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, E1 और E2। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, E1 एंड E2। सबसे पहले मैं E1 की तरफ चलता हूं। E1 क्रियाविधि यहां पर इसको आप पढ़ लीजिए, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। मैं बार बार स्क्रीन से इसलिए हट रहा हूं ताकि आपको पूरा आपका डिजिटल बोर्ड या आपका स्मार्ट बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे। तो in the E1 mechanism, which is also known as a unimolecular elimination reaction, there are usually two steps involve ionization and deprotonation। तो E1 अभिक्रिया जिसे एक अणु विलोपन अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर ये दो चरणों में शामिल होती है, आयनीकरण और अवक्षेपण। कौन सी? आयनीकरण और अवक्षेपण। ड्यूरिंग आयनाइजेशन देयर आर ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन
is in the intermediate. In deprotonation, proton is lost by the carbocation. आयनीकरण के दौरान एक मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेशन का निर्माण होता है और अवक्षेपण में कार्बोकेशंस द्वारा एक प्रोटॉन को खो दिया जाता है। ठीक है, तो दिस हैपेंस द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक द फ्यूचर फॉर द लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। मतलब इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इन्हें इवन अभिक्रिया की दर जो होती है रूपांतरित हो जाती है और पदार्थ की सांद्रता की ये प्रोपोर्शनली होती है। तो देखो ये भी एक प्रथम कोटि की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। ये आप क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो पहली रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकेटाइन का, और दूसरी में ये बेस रिएक्शन करेगा और ये वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब E2 में क्या होगा, ये सिंगल, जैसे SN1 SN2 होती है ना, वैसी की वैसी रिएक्शन है। E2 रिएक्शन, इसमें क्या, इन E2 मैकेनिज्म व्हिच रिफर्स द बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन बेसिकली वन स्टेप मैकेनिज्म। ये E2 क्रिया विधि क्या होती है, जिसमें द्विअणु विलोपन के रूप में भी जाना जाता है, वो मूल रूप से एक चरणीय तंत्र है। Here the carbon हाइड्रोजन एंड कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स मोस्टली ब्रेक। इसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हैलोजन बंध क्या होता है, ज्यादातर टूटकर नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आगे क्या हो रहा है, तो E2 मैकेनिज्म अ बेस ऑफ द पार्ट ऑफ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड हिज हक्स इन्फ्लुएंस द मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो ये आगे चलते हैं। इसमें प्रतिक्रिया ज्यादातर उन्मूलन एजेंट के रूप में सबसे दोनों की सांद्रता के समानुपाती होती है और एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। देखो इसमें भी वही हुआ, तो बैक साइड से किसी न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई और वापस एल्कीन बन गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सेपरेट प्रश्न भी आ सकता है। सेडजफ का रूल क्या है, तो सेडजफ एन एम्पिरिकल रूल्स प्रेडिक्टिंग द फेवर्स एल्केन्स प्रोडक्ट्स इन एलिमिनेशन रेट्स। विलोपन अभिक्रिया में एल्केन उत्पाद की भविष्यवाणी करने के लिए एक नियम है, किसका, सेडजफ का। व्हेन एन एल्केन हैलाइड्स डिहाइड्रोजिनेटेड, क्या कह रहा है, डिहाइड्रोजिनेटेड, मतलब कि जब किसी एल्केन हैलाइड का वी हाइड्रोजनी या वी हैलोजनीकरण किया जाता है तो वह एल्केन ज्यादा बनाता है, जिससे डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर अधिक एल्केन समूह जुड़े हो। ध्यान रखना, ये बता रहा है क्या, यहां पर इस रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूं। सेडजफ का रूल थ्योरेटिकल पोर्शन पे कम ध्यान देते और इस रिएक्शन को मैं आपको बताता हूं। यहां से आपको पूरा पिक्चर अभी क्लियर करा देता हूं। देखो आपके पास में ये एक एल्केन हैलाइड है। अब मैंने एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन कर दी। तो देखो एल्कोहलिक केओएच के साथ रिएक्शन करी तो हम कह रहे हैं कि भैया यहां से Br गया, तो यहां से K गया, बाहर कौन चला गया, तो सर माइनस KBr हो गया। अरे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं, तो देखो आगे क्या हो रहा है। सेडजफ रूल ये कहता है कि जिस एल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन पर पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस हो, कम हो, न्यूनतम हो, वहीं से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो यहां से यहां पर कितना हाइड्रोजन है, 3, यहां पर भी कितने, 3, यहां कितने, 2, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां से गया, यहां से कौन भाई साहब गए, OH गए। तो अगला प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट आपका कौन चला गया, H2। तो सर बचा क्या है, तो विद्यार्थियों यहां बचा हुआ है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। यह आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया और यही सेडजफ रूल को बताता है। क्लियर है, और ये उसका अपोजिट है। तो यदि आप यहां से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये उसका अपोजिट प्रोडक्ट बन गया। तो ये एंटी सेडजफ रूल बोल दो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आ गए हैं 2020 की तरफ। विद्यार्थियों आप YouTube पर सर्च बाय केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, यानी आप वहां सर्च कर सकते हैं। मैं यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा वहां पर आपके साथ हमेशा उपलब्ध रहूंगा। आगे चलते हैं 2020। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, फ्रेऑन DDT, इन दोनों पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और इसके अगेंस्ट में इसके और में क्वेश्चन आया था, हाउ क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड फॉर सेफ स्टोरेज। क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित स्टोरेज कैसे किया जाता है। और राइट IUPAC नेम ऑफ, बहुत सरल प्रश्न आया था, राइट IUPAC नेम ऑफ CHCl3 एंड CHI3। CHCl3 और CHI3 का IUPAC नाम बताइए। तो CHCl3 का IUPAC नाम इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ट्राइक्लोरोमेथेन, और इसका नाम हो जाएगा ट्राइआइडोमेथेन। तो इन दोनों प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं जो कि सन 2020 के प्रश्न हैं। तो देखो फ्रेऑन क्या है, तो फ्रेऑन को पूरा क्वेश्चन अभी आपने ऊपर डिस्कस कर लिया था, तो मैं बार बार इस क्वेश्चन को यहां पर रिपीट नहीं करूंगा।
ये स्लाइड चल रही है, आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फ्री ऑन में आपको समझा चुका हूँ और डीडीटी भी आपको समझा चुका हूँ मैं ऊपर, ध्यान रखना। डीडीटी मैं आपको बता चुका हूँ कि डीडीटी को ये पूरा क्वेश्चन वही ऐसा के सामने वहां से कॉपी पेस्ट कर रखा, वहां पर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर भी आ गया। देखो डीडीटी की तरफ आ गया। डीडीटी वैसे मैंने एक बार आपको बता दिया, पर एक बार आपको मैं समझा देता हूँ कि डीडीटी है क्या। तो डीडीटी हम पढ़ चुके, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C14H9Cl5 होता है। अब ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है, ध्यान रखना। ये कार्बनिक होगी जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। आगे क्या दिया हुआ, प्रिपरेशन यानी इसके बनाने की विधि। तो डीडीटी इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ क्लोरल। देखो बहुत अच्छी सी रिएक्शन दी हुई है, किसके साथ रिएक्शन करना है, क्लोरल के साथ रिएक्शन करना है। तो क्लोरल के साथ में रिएक्शन, इसका ये दिया फार्मूला क्लोरल का। तो क्लोरीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ होगी, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड एस्टोसोल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। देखो ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये वापस रिपीटेड होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आप क्या लिख सकते हो कि सर एक मॉलिक्यूल हमने क्लोरोबेंजीन का लिया, दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के ले लिए और यहाँ पर आपका डीडीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये डीडीटी आपका बन गया। अब ये प्रश्न अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, इसको जरूर डिस्कस कर लीजिए। चलो, अब क्लोरोफॉर्म का सुरक्षित भंडारण कैसे किया जाता है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो हाउ क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड फॉर सेफ स्टोरेज। तो क्लोरोफॉर्म को कांच की डॉट लगी नीली या भूरे रंग की बोतल में लगभग मुंह तक भरे रखते हैं। क्लोरोफॉर्म इज फिल्ड ऑलमोस्ट अप टू द माउथ ऑफ अ ब्लू और ब्राउन ग्लास बॉटल। आगे दिया हुआ, इसमें हम 1% अल्कोहल मिला देते हैं, 1% अल्कोहल इज एडेड टू इट, जिससे क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रुक जाता है, which stop the oxidation of chloroform. Chloroform in the presence of air and sunlight. हवा और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड स्लोली, धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है और पॉइजनस गैस क्या बनाता है, फॉस्जिन का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि अत्यंत जहरीली होती है। तो टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट यानी कहां रखा जाता है, केप्ट इन द डार्क येलो एंड ब्राउन और ब्लैक बॉटल्स एंड फिल अप द ब्रीम, यानी उसके मुंह तक उसको भरकर डार्क बॉटल में रखा जाता है। देखो ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखी, क्या बन गया, फॉस्जिन। अब आईयूपीएससी नाम ये जरूर याद रख लेना, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एमसीक्यू में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। क्लोरोफॉर्म का यूपीएससी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन और आयोडोफॉर्म का ट्राइआयोडोमेथेन। तो 2020 की यात्रा हमारी पूरी हुई, अब हम आगे 2021 की यात्रा की तरफ। पहला प्रश्न, राइट डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखो और इसके और में आया था निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण बताइए। सैंडबर्ग रिएक्शन, मुज़िका रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये सब रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एकोफिडल-क्राफ्ट रिएक्शन 5 रिएक्शन करेंगे, तो ये यहाँ पर टोटल 5 रिएक्शन बता रखी है। अब SN1 SN2 रिएक्शंस ये दे रखी है। दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशंस। यह अभिक्रिया जो होती है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन सेट रहा हूँ, आपको क्लियर दिखाई देगा। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि के वेग को समीकरण का अनुसरण करती है, यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि के वेग का अनुसरण करती है। इनका वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है ना, अर्थात वेग नाभिक संयोग और सांद्रता दोनों पर निर्भर नहीं करता है। Their rate depends only the concentration of reactants. इसमें क्या, their rate of the reaction depend on the concentration and both of nucleophiles दोनों पे डिपेंड करती है। इस अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है, रेसिमिनाइजेशन होता है और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है। रेसिमिनाइजेशन का मतलब जो रिएक्टेंट है वैसे कोई सा प्रोडक्ट बनेगा और इन्वर्जन में हमने कहा था प्रोडक्ट उल्टा हो जाता है। इनकी रिएक्टिविटी 3 2 1 यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और इसकी रिएक्टिविटी 1 2 3 यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें क्या होता है, इन अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है, ठीक है, और इन अभिक्रियाओं का वेग ध्रुवीय विलायकों में घट जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट भी दिया हुआ, यह अभिक्रिया आयनिक होती है, यह अभिक्रिया मंद गति की होती है, यह अभिक्रिया तीव्र गति की होती है, वो मंद गति की होती है। अब आगे निम्नलिखित के रासायनिक समीकरण, यह आपने पहले पढ़ रखा। सैंडबर्ग रिएक्शन अच्छे से जानते हो, डिटेल दी हुई है सैंडबर्ग रिएक्शन की। अब मैं आ गया हूँ सैंडबर्ग रिएक्शन की डिटेल के बाद में सैंडबर्ग रिएक्शन के एग्जाम्पल की तरफ। ये यहाँ पर चलो मैं आ गया हूं सैंडबर्ग रिएक्शन के एग्जांपल की तरफ। देखो सैंडबर्ग रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड लिया
और उसका रिएक्शन आप किसी के भी साथ करोगे, ये COX के साथ करोगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, KI के साथ करोगे तो आयोडोबेंजीन, COCN के साथ करोगे तो साइनोबेंजीन और एस्ट्रोस के साथ करोगे तो OH का फॉर्मेशन हो जाता है। मुज़दी का रिएक्शन, मुज़दी का क्या होता है? मुज़दी का रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड में सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्शन होती है। देखो ये मुज़दी का रिएक्शन, तो ये भी बड़ी सरल रिएक्शन क्या है? मुज़दी का रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हमने लिया, क्या इसका नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 COOH, ध्यान रखना। और इसका रिएक्शन हमने Br2 के साथ कर लिया, क्लियर? तो यहां से आप Ag निकाल दो, यहां से आप Br निकाल दो, क्लियर? तो आपका क्या बाहर चला गया? AgBr चला गया। यहां से आप किसको बाहर कर दो? CO2 को बाहर कर दो, तो CO2 बाहर हो गया। अब क्या बचा? तो सर एक तो ये बचा, तो यहाँ पर एक Br बचा, तो C2H5 Br बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट मुझ दिक्कत के बाद में आगे बात करते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आप लोग जानते हैं, CH3Br का रिएक्शन 2Na के साथ करेंगे, CH3Br CH3Br 2Na, तो ये बाहर भी हमने कहा था कि यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, अभी बात आपको बताया था कि यहाँ से ये बाहर चला गया, क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अगला कार्बोलेमन रिएक्शन, बिल्कुल ये भी आपने पहले पढ़ लिया, यहाँ पर एक बार ला रहा हूँ मैं कार्बोलेमन रिएक्शन को स्क्रीन पर आ रही है। एथिलेमिन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, 3KOH लिया, एथिल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, फिल्डक्राफ्ट अभिक्रिया भी आप अच्छे से जानते हैं। फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन में CH3Cl के साथ रिएक्शन होगी, एनहाइड्राइड Cl की रिएक्शन, तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्थोक्लोरो मिथाइल बेंजीन या पैराक्लोरो मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो विद्यार्थियों आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, यानी मेरे साथ में आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च करोगे तो हमारी वहां पर एक लिंक मिलेगी जहां पर आप जाके अपने पेपर्स को आप लोग देख सकते हैं, सॉल्यूशंस को आप लोग एक बार वहां पर देख सकते हैं। अब हमारी यात्रा पहुंच गई 2022 की तरफ। अब 2022 के पास में हम ला गए। 2022 में क्या क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए, तो राइट ओनली इक्वेशन, पहली N-ब्यूटाइल क्लोराइड अल्कोहल युक्त KOH के साथ अभिक्रिया करता है, और दूसरा मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मिथाइल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। तो ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अल्कोहल की KOH के साथ रिएक्शन। अगला ब्रोमो बेंजीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाली रिएक्शन होगी। मेथिल क्लोराइड अल्कोहल युक्त कैसिन के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके अगेंस्ट में क्या दिया? फिटिंग रिएक्शन, हुज़ी का रिएक्शन, सैंडल फिल्डक्राफ्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी। तो रिएक्शन वापस आ गई घूम फिर के। तो देखो व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ, ये आ गई रिएक्शन, ठीक है? ये देख के देखो पहली रिएक्शन, ये आपको मैं क्लियर करता हूँ। N-ब्यूटाइल क्लोराइड वाली पहली रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे, तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक KCl चला गया, यहाँ पर K और Cl चला गया, और यहाँ से H और OH चला जाएगा, तो ये KClH2 चला गया, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड, ये वुड्स रिएक्शन है। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगली ब्रोमोबेंजीन, कौन सी रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, ये रहा ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी, MgBr बन गया। अगली मिथाइल क्लोराइड अल्कोहलिक कैसिन के साथ रिएक्शन होगा, तो ये यहाँ पर बन जाता है मेथिल आइसोसाइनेट बन जाता है। अब हमारी यात्रा पहुंच गई 2023 में। तो विद्यार्थी 2023 के पास में हम लोग आ गए। 2023 का प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखो, सैंडमेयर और फिटिंग रिएक्शन को बताओ। तो SN1 SN2 में भी डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं, और सैंडमेयर और फिटिंग को भी हम लोग देख चुके हैं। विद्यार्थियों आपको भी पढ़ते पढ़ते बहुत लगभग इस वीडियो की लेंथ मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है। हम जब वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है आप लोगों की तरफ चल रहा है। 2024 क्या प्रश्न आए? राइट एनी टू यूजेस ऑफ DDT के कोई भी 2 उपयोग आपको बताना है। और अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड के 2 उपयोग बताओ। ये प्रश्न आएगा 2 नंबर में। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा, राइट अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड विद केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के साथ एल्काइल हैलाइड और अमोनोलिसिस लिखें। और उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन आया था राइट कपलिंग रिएक्शन, रासायनिक समीकरण के साथ डाइजोनियम लवण की युग्मन अभिक्रिया को लिखिए। एक और क्वेश्चन आया था, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन इन द केमिकल इक्वेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो देखो वुड्स फिटिंग तो आपको करना ही करना है। अब इसके और में क्या आया था, ये देखो और में था इन आपको तीनों रिएक्शन को कंप्लीट करना है। 3 रिएक्शन दी हुई है, इन तीनों को आपको कंप्लीट करना है। उसकी तरफ भी हम लोग अभी चलते हैं, इनके सॉल्यूशन की तरफ। पहला DDT के 2 यूजेस,
स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट रहा हूँ, आप तो अच्छे से उसको रीड आउट कर सकते हैं। डीडीटी, तो डीडीटी इज एन इंसेक्टिसाइड, डीडीटी कीटनाशक है एंड इफेक्टिव अगेंस्ट मॉस्किटोस, ये मच्छरों जू के खिलाफ प्रभावी होता है। बट इज बैंडेड इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रियों में इसको बंद कर दिया गया है ड्यू टू इट्स हार्मफुल इफेक्ट, इसके हानिकारक प्रभाव के कारण। डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग मच्छरों को भगाने के लिए भी किया जाता है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड द मॉस्किटो रेपेलेंट्स। अगला कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग, तो इसका उपयोग एरोसोल, केन और रेफ्रिजरेटर में प्रोपेलेंट के निर्माण में किया जाता है। और अगला दिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग सॉल्वेंट के फॉर्म में होता है। अगला क्लोरोफॉर्म का उपयोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अन्य केमिकल कंपाउंड्स में भी इसका यूज किया जाता है, सफाई में, उसके अलावा अग्निशामक में यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स में, और डिटर्जेंट के रूप में भी किया जाता है। अब आगे हम लोग रासायनिक समीकरण के साथ एल्काइल हैलाइड का अमीनोलिसिस लिखें। देखो अमीनोलिसिस का मतलब होता है कहीं भी अमोनिया के साथ रिएक्शन, बड़ी सरल सी रिएक्शन है। तो CH3Cl NH3, यहां से Cl, यहां से H, HCl बाहर चला गया, बचा क्या CH3 और NH2 बच गया। आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण के साथ डायजोनियम लवण की कपलिंग रिएक्शन। और भैया कपलिंग रिएक्शन जितनी बार पढ़ चुके हैं, वो क्यों रिएक्शन बार-बार क्वेश्चन अच्छा रिपीट हो रहा है, ये देखो कपलिंग रिएक्शन। अब इस कपलिंग रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो कपलिंग रिएक्शन क्या होगी। यहां क्या आपके पास में क्या है, तो विद्यार्थी यहां पर आपके पास में है ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और ये आपका क्या है, ये आपका फिनॉल है, ध्यान रखना क्या है, आपका फिनॉल है, नाम लिखना भूल गए हम लोग, फिनॉल है, ठीक है। अब हुआ क्या, तो देखो यहां ये हुआ है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, तो माइनस क्या हुआ, तो सर HCl हो गया, तो बचा क्या, तो ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक बचा और ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक बचा, दोनों को क्या कर दिया, कपल्ड कर दिया, जोड़ दिया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर रिएक्शन। अगला निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखो, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और अगला वुड्स फिटिंग रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन अभी हमने देखा, फॉस्फिन गैस बनेगी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एक लास्ट वाला क्वेश्चन ही बचा हुआ, अभी आप वीडियो को रोकना नहीं, स्किप नहीं करना, बाहर नहीं जाना, पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, Cl, यहाँ से 2Na, यहाँ से Cl, बाहर क्या चला गया 2NaCl, ये Cl की जगह पर कौन आगे बढ़ गया, तो सर CH3 आगे बढ़ गया, किसका फॉर्मेशन हो गया, सर टोलुइन बन जाता है, बिल्कुल टोलुइन बन जाता है। अब इसके और की तरफ चलना है, ये और वाला क्वेश्चन। अब इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, तो देखो कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। पहली रिएक्शन CH3 CH2 Br प्लस KCl, तो विद्यार्थी बड़ी सरल सी रिएक्शन है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहां से कुछ नहीं करना, एक्वस के बारे में बात हुई, इस भाई साहब को बाहर निकाल दो, किसको, KBr को निकाल दो, बचा क्या, अरे सर CH3 CH2 Cl बचा। देखो ये रिएक्शन लिख रही मैंने, कहां है ये, क्लियर, ये वाली रिएक्शन आपको बता रही है। अगली रिएक्शन की तरफ चल रहा हूं, नेक्स्ट रिएक्शन आ गई, देखो अगला क्या है, C2H5Cl, अरे बड़ी सरल सी रिएक्शन, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, ये आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से किसको भाई साहब को, यहां Na निकले, यहां से कौन निकले, अरे सर Cl निकल गया। अरे बचा क्या है, सर यहां पर बचा हुआ C2H5O, C2H5, अरे सर ये C2H5O है, ये कौन है C2H5, कौन बन गया, ईथर बन जाता है। अब इस रिएक्शन के भी आप समझ में आ गया होगा, चलो आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, तो देखो थर्ड रिएक्शन यहां बता रखी हम लोगों ने, चलो थर्ड रिएक्शन की तरफ आ जाता हूं मैं। थर्ड रिएक्शन यहां पर देखो क्या कह रही है, अब आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड है, क्या होगा, समझ में आ रहा होगा क्या है, अरे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो यहां से आपको निकालना है इस पोजीशन से H को, यहां से किसको निकालना है, Cl को निकालना है, माइनस कौन हो गया HCl, तो सर बचा क्या है, अरे भाई साहब यहाँ पर ये Cl है, यहाँ पर CH3 हो गया, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन बन जाता है। तो ये थी हमारी यात्रा 2012 से लगाकर 2013 से लगाकर 2014 तक की हमारी यात्रा। तो आई होप ये यात्रा आपने मेरे साथ पूरी करी, आपको समझ में आई होगी। तो विद्यार्थियों आप हमेशा इसी प्रकार हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा।
इसी प्रकार की यात्रा हम लोग सभी यूनिट की देखने वाले हैं। कितने यूनिट की देखने वाले? सभी यूनिट की। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। अपने क्लासमेट तक, अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक जो कक्षा 12वीं में, चाहे हिंदी मीडियम का चाहे अंग्रेजी मीडियम का, उस तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और विद्यार्थियों, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और उसी तरीके से हम आपके साथ हमेशा बने रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।